मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यूपी पीसीएस की बात करें, हम आरओ की बात करें या फिर लोअर पीसीएस या फिर बीईओ, इन सारे एग्जामों के लिए ये जो हमारा कोई सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को ज़रूर देखिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जो है उसको ज़रूर शेयर करिएगा। सो क्विज नंबर 9 पर हम आगे मूव ऑन करें। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका जीएस का पोर्शन है, इसके लिए हमारी ये पेड कोई सीरीज़ है। इसको अगर आप परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। जस्ट 500 रुपीज़ में आपको 1000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। इसके बाद आपको ना तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ना ही आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। ये हमारा जो पीडीएफ रहेगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट और आपके पीसीएस में, आरओ में और बीईओ तीनों में सफलता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि भारत में पोलो खेल इसका प्रचलन किया था। अब ये यूनानियों ने किया, तुर्कों ने किया, अंग्रेजों ने या फिर मुगलों ने। अच्छा, आंसर पे चलें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है कि देखिए, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका रीजन क्या है कि अभी से और आपका पीसीएस का एग्जाम रहेगा तब तक आपको डेली ऐसे वीडियोस मिलेंगे, ऐसी क्विज मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाए। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना, ये आपका काम है, इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? तुर्कों ने। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सुना होगा। उसकी डेथ हुई थी, कोई खेल खेल रहा था वो। अब वो खेल कौन सा था? वो खेल था आपका पोलो का, या फिर उसको बोला जाता था चौगान। क्या बोला जाता था? चौगान। ठीक है, तो घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। तो किसने स्टार्ट करा पोलो का खेल हिंदुस्तान में? वो था तुर्क। ठीक है, सो 1210 में उसकी डेथ हुई थी। अच्छा, अगर हम बात करें सल्तनत काल में जो गुलाम वंश था कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1290 तक। सबसे पहले स्टार्टिंग किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसने स्थापना करी थी। उसके बाद एक के बाद एक दूसरे सुल्तान आते चले गए। ठीक है, सो ये कुछ था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आपका सल्तनत काल से ही रिलेटेड है। यहाँ पर बोला गया है कि जौनपुर, ये जो नगर था, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? अब ये गयासुद्दीन तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, फिरोज शाह हैं या फिर ये अकबर हैं? तो सही आंसर क्या है कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करा गया था तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने तो करा नहीं होगा, इनके आने वाली जनरेशन जो होगी उसमें तो किसी ने कुछ करा होगा। तो इनके एक चचेरे भाई थे जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, अब ये जो चचेरे इनके भाई थे उनका नाम क्या था? इनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना करी थी। ये चीज़ यहाँ पर याद करिएगा, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम कहें कि जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब विकसित हुआ, किसने इसको एस्टेब्लिश करा, तो 1394 जौनपुर स्वतंत्र राज्य के रूप में, यहाँ पर राज्य के रूप में इसको स्थापित करा। किसने? मलिक सरवर ने। मलिक सरवर का नाम आपको याद रखना है। अब ये जो मलिक सरवर था इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ही जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया। ठीक है, अब इसने जो एक स्वतंत्र शर्की राज्य थी इसकी स्थापना भी करी। तो ये सारी चीज़ें आपको जौनपुर के बारे में यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा? तो एक बार सोचिए आंसर क्या हो सकता है इसका। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि अलवार संत। अब अगर हम अलवार संतों की बात करें या फिर हम बात करें कि ये भक्ति आंदोलन था इसका उदय कहाँ से हुआ, तो सही बात ये क्या है कि ये साउथ से यानी कि दक्षिण भारत से ये स्टार्ट हुआ भक्ति आंदोलन और धीरे धीरे ये उत्तर भारत में ये प्रचारित हुआ या फिर प्रसारित हुआ, एक्सटेंड हुआ। ठीक है, अब इसके प्रचार प्रसार का अगर हम कहें, इसकी स्टार्टिंग का अगर हम कहें तो इसका श्रेय किसको जाता है? शंकराचार्य को। शंकराचार्य को इसकी स्टार्टिंग का श्रेय जाता है। अब ये कौन सी सदी के थे? तो 8वीं सदी के ये दार्शनिक थे शंकराचार्य। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम कहें तो भक्ति आंदोलन को साउथ में जो वैष्णव अलवार संत थे और जो शैव नयनार संत थे, दोनों ने ही इसको प्रचारित किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः ये थे कौन? ये फारसी थे, अफगानी थे, चगताई तुर्क थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें सही आंसर क्या आएगा आपका? चगताई तुर्क। अगर आप मुगल शासकों की बात करेंगे तो मुगल शासक ये जो तुर्कों की एक शाखा थी जिसका नाम क्या था? चगताई, उससे रिलेटेड थे। ठीक है, अब ये जो नाम है चगताई, ये नाम कैसे आया? जो आपने नाम सुना होगा चंगेज़ खां का। ठीक है, चंगेज़ खां, चंगेज़ खां का सेकंड नंबर का जो इसका लड़का था, सेकंड सन जो था, उसके नाम पर ही इस शाखा का नाम यानी कि चगताई का नाम पड़ा हुआ था। ठीक है, और जो मुगल शासक थे ये वस्तुतः या फिर हम कहें इन रियलिटी ये तुर्कों की चगताई शाखा के से संबंधित थे, उसी के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जैव विविधता, इसके नाश का जो कारण है वो कारण क्या है? अब देखिए, अगर आप बात करेंगे कि जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, ऑब्वियस सी बात है ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती है। पर्यावरणीय प्रदूषण, ऑब्वियस सी बात है ये भी सही आंसर है। वनों का नाश, आप वन ही काट देंगे तो जैव विविधता कैसे सर्वाइव कर पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऊपर के तीनों ये सही हैं। चलिए अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की आप बात करें तो यहाँ पर बात करी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? अब इसमें जैव मंडल रिजर्व है, वनस्पतिक उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, या फिर जंगली जंतु अभ्यारण्य है। सही आंसर क्या आएगा आपका? बायोमंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि IUCN इसके द्वारा जो रेड डेटा बुक इसको प्रकाशित किया जाता है तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है? पहला है कि जीव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉटस्पॉट्स की बात कर रहे हैं, उसमें विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची होती है, ये यहाँ पर गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची होती है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इसमें वो पशु और जो पौधों की जातियाँ इसके अंदर शामिल होती हैं जो संकटग्रस्त होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट कि विभिन्न देशों में प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची, तो स्थलों की सूची भी ये नहीं होती है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि मतलब सेकंड वन, मतलब केवल 2 जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? मतलब गिद्धों की जो एकदम से आपने देखा होगा गिद्ध दिखना बंद हो गए, भारी संख्या में गिद्धों की मौत हुई, तो उसके लिए कौन सी दवाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाइक्लोफिनेक सोडियम की बात करें तो ये पशुओं के लिए एक दर्द निवारक का काम करती है। अब किसान क्या करते हैं, वो पशुओं को इस दवाई को खिलाते हैं, अब वो उस दवाई को खिलाते तो उनका दर्द खत्म हो जाता है, बट वो एक्यूमुलेट हो जाती है दवाई उनकी बॉडी में। फाइनली जब वो मर जाते हैं पशु, उसके बाद उनको जब गिद्ध खाते हैं तो गिद्धों के अंदर ये दवाई पहुंच जाती है, जिसकी वजह से 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज गिद्ध की मौत हो जाती है। सो एक के लिए तो ये दर्द निवारक है, बट दूसरे के लिए ये मौत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है भारतीय संसद किस रीति के प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? अब यहाँ पर दिया हुआ है कि संसदीय समितियों के माध्यम से, दूसरा है विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, तीसरा है प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या फिर कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि संसदीय समितियों के माध्यम से। अब संसद में बहुत सारा काम है, उस काम को करने के लिए संसदीय समितियों का यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए। अब अगर हम बात करें लोक वित्त पर कि जो आपका पब्लिक फाइनेंस है उस पर नियंत्रण करना है, तो 3 समितियां इसके अंदर होती हैं जो कि पब्लिक फाइनेंस पर कंट्रोल करती हैं। इसमें है लोक लेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति, और तीसरी है लोक उपक्रम पर समिति। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि जो आपकी प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं लोकसभा से और कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा से? क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पर बात करी गई है कि किस वर्ष में खाद मिलावट निवारण अधिनियम ये पहली बार लागू हुआ। अच्छा, यहां पर देखिए इनेक्ट दिया हुआ है, इनेक्ट का मतलब अधिनियमित करना होता है, लागू करना नहीं होता, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बहरहाल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1954। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ये 1954 का है और 1955 में ये लागू हुआ था, बट यहाँ पर लागू भूल जाइए, यहाँ पर सिर्फ इनेक्ट रखिए एंड द आंसर विल बी 1954। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बात करी गई है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है वो किस तिथि से हुआ था। अब कौन सी तिथि है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर 1950 तो खैर आपको याद ही होगा, जनवरी भी आपको याद होगा, बट दो डेट याद रखनी है, एक है आपकी 26 जनवरी और दूसरी है आपकी 28 जनवरी, ठीक है। उद्घाटन हुआ 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी को, और 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी हमारे जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसकी। चलिए अब चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया जाए, ये क्यों कहा गया था, क्या इसके लिए तर्क दिए गए थे। पहला ये था कि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन होता है, यानी कि मुख्यमंत्री के लिए तो इलेक्शन होता ही है, ठीक है, मुख्यमंत्री का मतलब पूरे जितने एमएलए होते हैं सबके लिए इलेक्शन होता ही है, अब राज्यपाल के लिए भी एक इलेक्शन कराया जाए, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, ये गलत है, इसका कोई यहाँ पर रेलेवेंस नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है कि निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, ऑब्वियस सी बात है भैया, इलेक्ट होके जाता तो वो कहता हम कोई नॉमिनेटेड थोड़ी ना है, हम तो इलेक्ट होके आए, जनता ने हमें चुना है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है कि इसी वजह से राज्यपाल को जो वो इलेक्ट नहीं कराया जाता। तीसरा है राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सी, यानी कि 1, 3 एंड 4। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया, उसका कारण क्या था, ये 3 स्टेटमेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करी गई है आपके सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में, जो ये 4 नदियाँ हैं, इन 4 नदियों में से किसी एक नदी में मिलती है जो सिंधु नदी से मिलती है, ठीक है, मतलब इन 3 नदियों में से कोई एक नदी है जो सीधे सिंधु रिवर में मिलती है। अब निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी में सीधे मिलती है। अब ये चिनाब है, झेलम है, रावी है या फिर सतलज है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सतलज रिवर जो है वो सीधे सिंधु रिवर में मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है वो किसी और रिवर में मिली उसके बाद जो है फिर सिंधु रिवर में वो मिलती है, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है आपका 14 कि गंगा रिवर की बात कर रहे हैं कि गंगा रिवर के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है। सो अगर हम बात करें जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से तो पटना सबसे बड़ा शहर है। अगर हम यूपी के जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं उनकी बात करें तब इलाहाबाद जो है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा है। बट यहाँ पर पूछा गया है शहर सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो आपका कौन सा है, वो है कानपुर, जिसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जनसंख्या वाइज नहीं एरिया वाइज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी चमड़े उद्योग के लिए ये फेमस है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हुंड्रू प्रपात, ये किस पर निर्मित है। ये इंद्रावती रिवर है, कावेरी है, स्वर्ण रेखा या फिर सुवर्ण रेखा नदी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, स्वर्ण रेखा या फिर सुवर्ण रेखा। हुंड्रू प्रपात ये रांची से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि मानसून शब्द इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, अरबी से, हिंदी से, स्पेनिश या फिर अंगल। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, अरबी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अरबी, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र इसको प्रक्षेपित किया गया था। अब इसमें ज़्यादातर जो आपको आंसर दिखेगा वो चांदीपुर ही दिखेगा, यहाँ पर भी चांदीपुर ही सही है। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है कि वैसे तो अग्नि 2 अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि यार अग्नि 2 तो बहुत पुरानी बात हो गई,
ये तो ऑलमोस्ट 2001 के आसपास की बात है, बट अभी ये 2019 में फिर से लाइमलाइट में रही थी और 2019 में इसका रात्रि का परीक्षण करा गया था, यानी कि नाइट टेस्टिंग करी गई थी, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 2000 से 5000 किलोमीटर के आसपास जो है वो इसकी रेंज है, ये रेंज भी इसकी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। यहाँ पर दे रखा है ऑपरेशन शक्ति 98। ये नाम किसका है भैया? जैसे ही आप 98 और ऑपरेशन शक्ति को मिला रहे हैं, दैट मीन्स आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में जो पोखरण में परमाणु विस्फोट किए गए थे उसके बारे में। ठीक है, तो ये 1998 का पोखरण का परमाणु अभियान था हिंदुस्तान का, इसी को ये नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति 98। इसके बाद आज का जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 19th, इसमें बात करी गई है कि मशीन गन, इसका आविष्कार किसने किया था? J.L. बियर्ड ने किया था, जी ब्राउसा ने किया था, कार्ल वेंज ने किया था, या फिर जेम्स पकल ने किया था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि जेम्स पकल, इन्होंने किया था। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये जेम्स पकल कौन थे, कहाँ के थे, कौन से देश के थे, तो ये एक ब्रिटिश थे। ठीक है, कौन से? ब्रिटिश थे, ये इनके बारे में बस याद रखिए, दैट विल बी सफिशिएंट। और इन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया था। इसके बाद आज का हमारा इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बात करी जा रही है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? अब ये फील्ड थ्योरी है, पार्टिकल फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, या फिर ये परमाणुवीय भौतिकी है? तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? क्वांटम मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति और उनके अंतर संबंधों, यानी कि उनके इंटर रिलेशन की स्टडी की जाती है। सो ये हमारा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस करिए, अगर पसंद आए तो क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी बात आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।